ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में आपने क्या देखा था कि हर एसिड जो है प्रोटॉन देने के बाद, जैसे जब वो एक प्रोटॉन रिलीज करता है एक बेस को, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और इसके बाद हर एसिड प्रोटॉन देने के बाद एक बेस में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट बेस। और उसी तरह से हर बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहा जाता है कंजुगेट एसिड। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में। यहां पर एसिड जो है प्रोटॉन इसको डोनेट करता है, H+ ट्रांसफर करता है एसिड से बेस को, ठीक है। उसके बाद ये एसिड कन्वर्ट हो जाता है बेस में और बेस कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो हर एसिड और बेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और बेस फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड देयर कंजुगेट एसिड एंड बेस। जैसे आप देखो HF जो है H+ देने के बाद F- में कन्वर्ट होगा, तो ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। उसी तरह अब देखो एसीटेटाइन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एसिड में कन्वर्ट होगा, तो ये देखो इसका हो गया कंजुगेट एसिड। तो इसका मतलब हर एसिड का एक कंजुगेट बेस होता है, हर बेस का एक कंजुगेट एसिड होता है, और ये दोनों ही रिएक्शन देखो आप क्या देख रहे हो, रिवर्सिबल है। इधर से जितना हो रहा है उधर इतना हो रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम दोनों साइड से अटेंड हो सकता है, लेफ्ट टू राइट में भी या राइट टू लेफ्ट में भी। तो इसका मतलब कि जैसे अगर हम HF और वाटर का रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे HF का एक्वा सॉल्यूशन में, तो देखो HF आप ऐसे लिखोगे, दिस इज F- प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को रिवर्स करके भी लिख सकते हो कि F- प्लस H3O पॉजिटिव विल गिव HF प्लस H2O। तो इसका मतलब ये दोनों साइड से इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है। तो यहां पर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, एक बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, राइट। एक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, एक बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन में देखो आपका HF एसिड है, तो दिस इज कॉल्ड K, और बैकवर्ड रिएक्शन में F- प्रोटॉन गेन कर रहा है, ये बेस है, तो दिस इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज Kb। A फॉर एसिड, B फॉर बेस। ठीक है बेटा। तो यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंजुगेट एसिड बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर, क्योंकि इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है, ये एक दूसरे के कंजुगेट है। तो फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए यहां पर देखो फॉर्मूला आता है कि फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू Kb इज इक्वल टू होता है Kw। ये पॉइंट ध्यान रखना, फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, और Kw की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर कितने लेनी है आपको, 1 तो इंटू के 10 पावर ऐसे -14। के फॉरवर्ड है वो, कौन सा बेटा, Kw? नहीं सर वो आपने स्टार्टिंग में लिखा के के क्यू। नहीं, Ka है बेटा, A फॉर एसिड। अच्छा Ka अच्छा का ओके मतलब सर। होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, वही जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, उसको एसिड और बेस के स्पेसिफिक नेम दिया गया, कि जैसे एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम K लिखेंगे, या हमने K बोला जाता है। सो दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और Kb जो होता है दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो इन केस ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर के केस में क्या होता है कि एक एसिड है, एक बेस है उसका कॉरस्पॉन्डिंग, या एक बेस है और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के केस में इन दोनों के आयनाइजेशन कांस्टेंट की जो प्रोडक्ट वैल्यू होती है वो Kw के इक्वल होती है। आप इसको निकाल भी सकते हो, इसके लिए K का एक्सप्रेशन बनाओ और इसके लिए K का एक्सप्रेशन बनाओ, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको Kw का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि Kw क्या होता है, H+
इंटू OH माइनस। ठीक है, H प्लस को आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो ये KW के इक्वल आता है, क्योंकि दोनों ओवरऑल लास्ट में जो बनते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद जो बच जाता है स्पेसिस, हाइड्रोक्सिल लाइन आ जाता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा आपको, कि कई बार क्या होता है कि जैसे HF की आयनाइजेशन कांस्टेंट दे दी गई और आपको F माइनस का आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, आप मेन अपनी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जो है 7.43 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.43 में, अगर आपके पास बुक है सामने, नहीं देखो, द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर HF HCOOH, यहां पर दिया हुआ है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर HF HCOOH and HCN at 298 Kelvin temperature, that is the room temperature, are 6.8 into 10 power minus 14 minus 4, 1.8 into 10 power minus 4 and 4.8 into 10 power minus 9. अब ये कह रहा है कि फाइंड आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर देयर कंजुगेट बेस, सॉरी, ये क्वेश्चन आपका 7.43 यहां पर इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन किया हुआ है। चूंकि ये एसिड्स हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट बेस होगा उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट को हम Kb लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर K की वैल्यू दी हुई है, Kb की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो अगर हम HCN का ले रहे हैं केस HF का, तो HF मेरा एसिड हुआ, इसके लिए K की वैल्यू आपको दे रखी है 6.8 इंटू 10 पावर माइनस 4 और इसका कंजुगेट बेस F माइनस हुआ, इसकी Kb वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहां पर हम इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे कि इन केस ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर Ka इंटू Kb इज इक्वल टू होता है Kw एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 एट 298 केल्विन, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर आपको जनरली देगा। अब आपको K दिया हुआ है, Kb निकालना है, तो Kb क्या हो जाएगा आपका Kw डिवाइडेड बाई K, यानी Kw हो गया आपका 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। सर इसमें सिर्फ K की वैल्यू आपको 1.8 क्या दे रखा है, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ये आपके कौन सा, ये आप कह रहे हो सिर्फ 1.8 ये वाला। वैल्यू तो ये तो ऊपर जो तीन दिए हुए ना एसिड HF HCOOH HCN, इनके लिए वैल्यू है। HF HCOOH और HCN, ये तीन एसिड दिए हुए हैं, इनके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी है और इनके कंजुगेट बेस की निकालनी है आपको। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल HF का कि HF की K वैल्यू ये है, इसका कंजुगेट बेस F माइनस हुआ, F माइनस के लिए मुझे Kb निकालना है। तो अब ये फॉर्मूला है हमारे पास कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। अब इस फॉर्मूला से Kb हुआ Kw बाई K, Kw की वैल्यू इस टेम्परेचर पे इतनी होती है, वो अंडरस्टूड है, अपॉन K की वैल्यू आपको दे रखी है, वो हमने लिख ली यहाँ पर इंटू 10 पावर माइनस 4। तो अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू निकल गई 1/6.8 इंटू 10 पावर माइनस 14 प्लस 4, कितना आ जाएगा -10। इसी तरह से बाकी का भी करना है। यस बेटा, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉन्जुगेट एसिड बेस के केस के लिए? और इस पर इस तरह के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ओके, अगर क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये सिंपल एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि K इंटू KW इक्वल टू KW होता है, सॉरी K इंटू KB इक्वल टू KW, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंजुगेट के केस में ही एप्लीकेबल होगा। और इस पर ये क्वेश्चन आपको मैंने जो दिखाया कि आपको दिया हुआ एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 43 नंबर पे। अब देखो जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम ऐड कर रहे हैं, एक बार चलो पेज दिखाया ये था, भी मैं लिख रहा था वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर तो मैं भेजूंगा, अभी लिखा हुआ है नहीं सर, आंसर 7.43 है। आंसर आंसर अच्छा, आंसर तो अभी मैंने निकाला नहीं है, तो आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा यहाँ पर फाइनली। ये तो मैंने निकाला नहीं ना। कर लिया सर सर, नोट डाउन कर लिया मैंने। हाँ, यस बेटा। सर ये चैप्टर कब तक चलेगा? वो सर स्कूल में सर नया चैप्टर खत्म होने वाला है, तो इसलिए पूछ रही हूँ। अब देखो बेटा, अभी तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैं करा रहा हूँ ना। अब स्कूल के देखोगे तो फिर कैसे करोगे बताओ। स्कूल में इतना आपको नहीं डिटेल देते हैं ना, तो डेफिनेटली वो जल्दी खींच लेते हैं। नहीं सर, अभी तक सर स्कूल में वाला चैप्टर ही नहीं स्टार्ट हुआ है सर। अभी तो हम लोग सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एल्कीन्स वगैरह कर रहे हैं सर, तो दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, इसलिए पूछ रही अभी अगली क्लास तक तो ये खत्म हो जाएगा डेफिनेटली। दिवाली बाद फिर हम नया चैप्टर ही शुरू करेंगे। मतलब आज देख लेता हूँ कितना तक हो जा रहा है। देखो मुझे कोई नहीं, अब जो आप चैप्टर कहोगे आप लोग को वही मैं कराऊंगा। अब हालांकि मेन चैप्टर आपका निकल गया, फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड बुक में देख लेते हैं, जो आप लोग कहोगे वही चैप्टर शुरू करवा दूंगा। अगर ऑर्गेनिक कहोगे ऑर्गेनिक शुरू करवा दूंगा, ठीक है। हूँ। मतलब ये लास्ट ही चल रहा है चैप्टर, इक्विलिब्रियम आपका लास्ट ही चल रहा है अभी ये। मतलब ऐसा नहीं है जो मेन टॉपिक थे वो निकल गए। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पर ये कि ये छोटे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस लिंक है ना न्यूमेरिकल के। हो जाएगा अगली सर क्लास क्या तक में आप मैक्सिमम। मैंने आज से 14th अगले की क्लास खत्म। मैं ये 14th मैंने समझा, क्या बोले बेटा? ये सर क्या आप 14th को भी क्लास लोगे क्या? 14th क्या है? नहीं, 14 को कैसे सर क्लास होगी, दिवाली है। हाँ जी सर, मैं इसलिए पूछ रही नहीं नहीं, दिवाली के दिन कैसे होगी क्लास बेटा? ऑब्वियसली थी। नेशनल हॉलीडे है। हाँ जी हाँ जी सर। अगली क्लास के बाद तो फिर आफ्टर दिवाली ही हो पाएगी ना। दिवाली के दिन कैसे करोगे क्लास? मैं ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, अब देखो जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रज्ञा चिंता मत करो बेटा, अच्छे से कोर्स कर लोगे, टेंशन मत लो, ओके ठीक है। अब इसके बाद हम ऑर्गेनिक ही शुरू कर देंगे मछली। तो लेकिन ये कब एंड है, इसको एंड कर लो प्रॉपर वे में। ये देखो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, नाम ही क्लियर है, कॉमन जहां पर आयन होगा। पर इसका एप्लीकेशन कहां पर है? इसका एप्लीकेशन है, जैसे आपने देखा कि कोई भी आप वीक एसिड लेते हो या कोई भी वीक बेस लेते हो, हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग में नहीं, वीक में इक्विलिब्रियम होता है। तो कोई भी वीक एसिड या बेस जब आप लेते हो तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। ये उसी से रिलेटेड है। मान लो आपने एसिटिक एसिड का एक सैंपल लिया, और तो एसिटिक एसिड के सैंपल को, मतलब कि एसिटिक एसिड को वाटर में डालकर एक सैंपल लिया, तो वहां पर एसिटिक एसिड आयनाइज होगा, और ये अपने आयनाइजेशन के थ्रू इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। ये इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ। इस आयनाइजेशन में आपका एसिटिक एसिड ब्रेकअप हो रहा है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। अब मैंने क्या किया कि एसिटिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में वी हैव एडेड HCl, एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। अब देखो HCl जब मैं डालूंगा तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका आयनाइजेशन कंप्लीट होगा, यानी जितनी क्वांटिटी डालोगे वो पूरी की पूरी क्वांटिटी आयनाइज हो जाएगी H+ और Cl- में। अब ये जो H+ जनरेट करेगा ये एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम में जाकर ऐड होगा, क्योंकि ये इसके इक्विलिब्रियम के साथ एक कॉमन आयन जनरेट किया। तो इसका कॉमन आयन जब एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम में ऐड होगा तो ये देखो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाएगा। अब आप ली चैप्टर का प्रिंसिपल अप्लाई करो कि यहाँ पर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट इक्वल बने हुए, बट HCl के ऐड करने से H+ की क्वांटिटी ऑल ऑफ द सडन इंक्रीज होगी। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, यानी कौन से रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगी। सर हम प्रोडक्ट में अभी तक तुलना ये कर ऐड दोनों, कर सकते हैं कुछ, सर रिएक्टेंट में तो करेंगे।
नहीं नहीं बेटा, जब आप HCl डालोगे तो आपका HCl जब आयनाइज होगा एक्वा सॉल्यूशन में, क्योंकि इसका आयनाइजेशन इससे अलग है, ये इंडिपेंडेंट है दोनों, इसके आयनाइजेशन में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है, आपने वहां पर HCl ऐड किया, अब HCl उसी एक्वा सॉल्यूशन में वाटर के अंदर हो रही है ना, ये आयनाइज होकर जो आपके आयन जनरेट करेगा वो आपके प्रोडक्ट के एसिटिक एसिड के प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा ना। हम रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी तो बढ़ा सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट ऐड कर दो, आप इनडायरेक्टली यहां पर प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, क्योंकि जो HCl डालोगे वो तो HCl फॉर्म में नहीं रहेगा ना, वो तो डिसोसिएट हो जाएगा, तो जो H+ आयन आएंगे वो तो आपके इसके प्रोडक्ट साइड में ऐड होंगे ना। ऐड होने का मतलब कि इसकी प्रेजेंस से इस इक्विलिब्रियम के अंदर H+ की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, नहीं? यस सर, समझ गया सर। तो ये जब बढ़ जाएगा तो अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ गया, तो अब क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा एज पर ली चैटर्जी प्रिंसिपल, कि अगर एक गिवन इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाती है, इसी को शिफ्टिंग बैकवर्ड कहते हैं। इसका मतलब कि बैकवर्ड प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लो हो जाएगा। अब देखो ये बैकवर्ड प्रोसेस फास्ट होगा तो इसका मतलब फॉरवर्ड स्लो हो जाएगा, तो फॉरवर्ड क्या है? आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, तो मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का डिक्रीज हो जाएगा HCl ऐड करने से, यही इसी को कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर हुआ बेटा सभी को? कॉमन आयन इफेक्ट की ये स्टोरी मैंने आपको बताई कि किसी वीक एसिड या बेस में जब आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो या कोई सॉल्ट डालते हो, क्योंकि सॉल्ट ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सर पर कैसा? अगर सर जो सॉल्ट होगा वो अगर वीक एसिड एंड वीक बेस का होगा सर, क्या नहीं, तब भी वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा? सॉल्ट को जनरली हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे मान लो HCl के जगह पर मैं ये डालता हूं सोडियम एसीटेट, तो ये भी आपका कंप्लीट आयनाइज होगा, एसीटेट आयन प्लस Na+ आयन, यहां पर इस केस में कॉमन आयन हुआ एसीटेट आयन, तो ये इसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा। इट मींस कि किसी भी वीक एसिड या बेस के इक्विलिब्रियम में जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट विच हैव कॉमन आयन with the weak acid or base added, then the degree of ionization या rate of ionization of weak acid and base decrease हो जाता है डालने के बाद, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर हुआ बेटा? सर कॉमन आयंस कौन कौन से होते हैं? नहीं, कॉमन आयन जैसे ये मैंने एसिड लिया है ना, वीक एसिड लिया, एसिटिक एसिड, तो इसके आयन जिनके साथ कॉमन हो, जैसे HCl में H+ कॉमन आयन हुआ, सोडियम एसीटेट ले रहे हो सॉल्ट, तो यहाँ पर एसीटेट आयन कॉमन हुआ, मतलब जो आप सर जहाँ डालोगे पे आपने उसका कोई पॉइंट आयन, बोला सर, पॉइंट सर समझ मैंने में नहीं बोला आया। कि जो भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस या सॉल्ट डालोगे उसका कोई एक आयन आपके वीक में प्रेजेंट होना चाहिए, वही कॉमन आयन होगा। कॉमन का मतलब हुआ जो दोनों में हो। अब मान लो यहाँ पर आप अच्छा, अगर डाल ओके। देते हो, कॉमन का मतलब जो आयन यहाँ पर है वो आयन उनमें कहीं ना कहीं आना चाहिए, तभी तो कॉमन बनेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तो अब देखो इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि टू द इक्विलिब्रियम ऑफ a weak electrolyte, that means वीक एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है, उसके लिए कॉमन वर्ड डाल दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट। तो टू द इक्विलिब्रियम ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स के स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट, ठीक है, हैविंग ए कॉमन आयन, जो भी आप स्ट्रॉन्ग डाल रहे हो उसमें कोई ना कोई आयन कॉमन होने चाहिए वीक के साथ, हैविंग ए कॉमन आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो भी स्ट्रॉन्ग डालना है उसमें कॉमन आयन प्रेजेंट होना चाहिए। तो टू द इक्विलिब्रियम ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट,
if a strong electrolyte having a common ion is added, then the ionization, चूंकि फॉरवर्ड प्रोसेस जो है ये आपका आयनाइजेशन है और बैकवर्ड जो है एसोसिएशन है, तो देन द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, इट्स सप्रेस्ड मतलब कम हो जाता है या डिक्रीज्ड. दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. इसी को कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट. तो ये डेफिनेशन है कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में कि व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट. सो अब देखो कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट. ये डालने के बाद इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाएगी. एक मिनट सर, पढ़ रहे हैं, एक मिनट वो सब सेंटेंस पढ़ रहे हैं. हाँ पढ़ लो, आप प्रॉपर पढ़ के मुझे सब बताओ. यस बेटा, आप लोग पढ़ के देखो कि ये डेफिनेशन समझ में आ रही है कि नहीं. सर क्या आप प्लीज एक और एग्जांपल से समझाएंगे क्या? सर इसका फिर रिजल्ट क्या होगा सर अगर हम ऐड भी कर देंगे तो? पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हाँ सर, ये तो इतना तो आ कि गया. सर एक बार और अगर समझा किसी दीजिए. देखो मैंने ये बताया कि अगर हम किसी भी वीक एसिड या बेस के इक्विलिब्रियम में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है. जैसे यहाँ पर देखो ये वीक एसिड है, इसमें मैंने HCl ऐड किया. पर जो भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसमें कॉमन आयन होना चाहिए वीक के साथ. कॉमन का मतलब कि कोई एक आयन उसके साथ सेम हो. जैसे आप देखो एसिटिक एसिड में एसीटेट और H+ आयन है. अगर मैं HCl इसमें डाल रहा हूं तो H+ आयन यहाँ पर कॉमन हो जाएगा. सोडियम एसीटेट डालोगे तो एसीटेट आयन कॉमन हो जाएगा. तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच है कॉमन आयन इज एडेड. तो मैंने बताया कि जब आप ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस इक्विलिब्रियम में ऐड करोगे तो ये इसमें से किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा. और जब इस इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो अब ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्टेड होगा. इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, यानी इन आयंस के कंबाइन होने का रेट बढ़ जाएगा और डिसोसिएट होने का जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम हो जाएगा. तो डिसोसिएट को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन. तो मतलब इसके डालने के बाद इसकी रेट ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाती है. और किस वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन. तो इसी को कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट. मतलब एक के आने से, जैसे मान लो एक पहले से प्रेजेंट है और उसमें दूसरा आपने ऐड किया जिसमें कॉमन आयन था, तो उसके आने के बाद इसका अल्फा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा. तो यानी अल्फा जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है. आफ्टर एडिशन, मतलब इसके कॉमन आयन डालने पर इसकी आयनाइजेशन की रेट कम हो जाएगी, पहले जितनी थी उससे कम हो जाएगी. आफ्टर एडिशन अल्फा डिक्रीज हो जाएगा. यस बेटा. सर क्या आप प्लीज कॉपी को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे सर, ऊपर वाला चीज दिखना था. यही तो मैंने दिखाया कि ये पहले से था, यहाँ पर हमने HCl ऐड किया, या ये दो एग्जांपल मैंने लिए. ये और करके एक साथ दोनों नहीं है. एक बार दिखाया कि HCl ऐड किया तो इससे कॉमन आयन H+ ऐड हुआ. आप देखो ना, ली चेल्टे का प्रिंसिपल आपने पढ़ा था ना कि अगर इक्विलिब्रियम में आप बाहर से कोई चेंजेस करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम अफेक्टेड होता है. इक्विलिब्रियम क्या है?
रेट ऑफ इक्वल स्पीड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इक्वल होना, और अगर आपने बाहर से कुछ भी ऐड किया तो वो अनइक्वल हो जाता है। अनइक्वल का मतलब एक बढ़ जाएगा एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि आपका स्ट्रॉन्ग जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट बढ़ाएगा, तो इसका मतलब बैकवर्ड फास्ट हो जाएगा तो फॉरवर्ड कम हो जाएगा। फॉरवर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन, क्योंकि फॉरवर्ड में आपका ये मॉलिक्यूल ब्रेकअप होता है आयंस में, तो इसी को डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कहा जाता है। तो यानी रेट ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो इसकी होगी वह इसके डालने के बाद कम हो जाएगी, अल्फा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी आपके गिवन एसिड या बेस की। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस पे दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको कॉमन आयन इफेक्ट शो करना पड़ेगा कि हाँ अल्फा वैल्यू मेरी डिक्रीज हुई है। अगर आपके पास बुक है तो इस पर बेस क्वेश्चन है 7.53, क्वेश्चन नंबर 53। अगर बुक है तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन इसी कॉमन आयन इफेक्ट पर है। ये आपको क्या दे रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन of 0.05 molar acetic acid if its pK value is 4.74, और फिर ये लिख रहा है कि हाउ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हाउ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन affected when its solution contain 0.01 मोलर HCl। यहां दो दिए हुए हैं बट मैं एक ही ले रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें एक्चुअली कॉमन आयन इफेक्ट हमें जस्टिफाई करना है। जो मैंने ऊपर आपको बात कही कि एसिटिक एसिड में HCl डालोगे तो एसिटिक एसिड की अल्फा यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डालने के बाद कम हो जाएगी। अब वही चीज न्यूमेरिकली आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोचा लगेगा पीके। देखो मैंने आपको बताया कि जहां भी पी आ जाए मतलब निगेटिव लॉगरिथम है। एक्चुअल हमें यहाँ पर के देना चाहिए बट यहाँ पर पीके इन्होंने दिया है। तो देखो पीके का मतलब होता है माइनस लॉग के ए। तो एक्चुअल में आपको के की जरूरत है, उसके जगह पर पीके दे दिया है तो कोई बात नहीं, आप पीके से के निकाल लो। के कैसे निकलेगा, इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लो, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीके। पहले माइनस यहां मल्टीप्लाई किया फिर के हो गया एंटी लॉग ऑफ माइनस पीके। अब एंटी लॉग के प्रोसेस से आप इसका निकालो। तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं। ये वैल्यू आती है आपकी 1.82 इंटू 10 पावर -5। हो सकता है आपको पीके जगह पर डायरेक्ट के ही दे दे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीके दिया हुआ है तो आप उसका एंटी लॉग ले लो, उसके वैल्यू के नेगेटिव का, और उससे आपकी के वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड की आपको अल्फा 2 बार निकालनी एक बार सर फिर से बताना एक- सर ये वाला स्टेप। देखो पीके जैसे आप पीएच कहते हो माइनस लॉग एच प्लस, पीओएच कहते हो माइनस लॉग ओएच माइनस, उसी तरह पीके का मतलब हुआ माइनस लॉग के। अब मुझे पीके दिया हुआ है तो एक्चुअल में कैलकुलेशन के लिए मुझे के चाहिए, तो पीके से के निकल सकता है क्योंकि पीके माइनस लॉग के होता है। तो के क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीके। ये माइनस पहले यहां मल्टीप्लाई होगा ताकि ये प्लस हो जाए, फिर लॉग के हो गया माइनस पीके, तो के क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीके। अब पीके की वैल्यू डालकर उसके एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू आएगी। एंटी लॉग तो आ चुका है ना, अब देखना। यस सर हाँ बेटा, सर क्या हमको लॉग की सारी वैल्यूज पेपर में देंगे क्या? या तो देखो आपको लॉग की वैल्यू देंगे, नहीं तो लॉग टेबल देंगे। दो में से कोई एक चीज होती है। जैसे बहुत से स्कूल में लॉग टेबल दे दिया जाता है, आप खुद वैल्यू देखो। कुछ जगह पर क्या होता है कि वो लॉग वैल्यू आपको सप्लाई कर देते हैं, लॉग या एंटी लॉग वैल्यू। तो वहां पर क्या होता है कि पहले ये आप एक्सप्रेशन लाओ, फिर आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट उसकी वैल्यू ले लो। मतलब दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है कि या तो आपको टेबल दिया जाए
और नहीं तो डायरेक्ट लॉग वैल्यू दी जाए, लॉग या एंटी लॉग वैल्यू। अभी ज्यादातर होता है कि 11th में दे देते हैं, सॉरी टेबल ही देते हैं। नहीं सर, मैं नहीं हमें जानता सर सभी 11th स्कूलों में। 12th में दोनों में टेबल देते हैं, मतलब कि एग्जामिनेशन हाँ हॉल में बुक रख देते हैं 2। हाँ, वही मैं कर रहा था कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि हम टेबल या प्रिंटेड फॉर्म में बनाया रहता है, फोटोकॉपी की हुई थे, एक पेज लॉक का है, दूसरे बैक में एंटी लॉक का है। हर क्लासरूम में 10-10 12-12 कॉपियां रख दी जाती है, जिसको चाहिए वो लॉक टेबल ले लो। तो मैंने लॉग और एंटी लॉग आप लोगों को सिखाया था, अब इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि ये वैल्यू कैसे आएगी। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं अलग से फिर समझा भी सकता हूँ। ये -4.74 बेटा, लॉग एंटी लॉग आप लोगों को आ गया है ना समझ में, या अभी भी दिक्कत हो रही है? तो सर आपने अगर किसी को दिक्कत, 4.74 का एंटीलॉग निकाला है ना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने उसी की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी। ये सर आ गया सर। चूंकि ये देखो -4 होगा ना, तो -4 में -1 करोगे तो -5 आ हाँ जाएगा, ये सर, वो तो तो ये आपने 10 के बता पावर दिया बन था। जाएगा। हाँ वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। अब जो मेन काम आपको करना है कि आपको यहाँ पर अल्फा निकालना है, लेकिन अल्फा 2 बार निकालना है। एक बार HCl डालने से पहले, मतलब जब HCl आपने ऐड नहीं किया है, और फिर HCl डालने के बाद 2 बार यहाँ पर आपको अल्फा निकालना होगा, और ये शो करना होगा कि सेकेंड वाली अल्फा पहले वाली अल्फा से कम है। तो फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा। बेटा ये शायद ब्रेक होगा, 30 मिनट का दे रहा है, तो मैं एक बार अभी, क्योंकि फिर ये ब्रेक हो जाएगा बीच में, तो मैं अभी जो है इसको एंड कर रहा हूँ, और 1 मिनट के अंदर आप फिर से लॉग इन कर लो। ठीक है ओके बेटा, सर। क्योंकि ये अभी ब्रेक हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा हमें। ओके मैं सर। एक बार एंड कर दूं ताकि, ओके बेटा।